रात के 11:30 बज रहे थे। घर के आधे लोग नींद की आगोश में जा चुके थे, जबकि कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। सुबह से काम करके सब लोग थक चुके थे। आज बेटी प्रिया की सगाई थी। मेहमान भी सब यही लोकल में रहते थे, इस कारण सब घर जा चुके थे। घर की बहू रुचि और छोटी बेटी प्रिया रसोई में अपना काम निपटाकर थकी मंदी सोने जा रही थी। तभी अचानक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों अपने अपने कमरे में जाती जाती वहीं ठिठक गई। एक दूसरे की शक्ल देखने लगी कि इतनी रात को कौन आया होगा। तभी दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। अब की बार आवाज़ तेज थी। अब इतनी रात को सीधा जाकर दरवाज़ा खोल देने में कोई समझदारी नहीं थी, इसलिए रुचि जाकर अपने पति विकास को जगा लाई। विकास ने दरवाजे के पास आकर पूछा, कौन है? बाहर से बस इतनी सी आवाज़ आई, मैं। उसके बाद रुदन की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ में भी अजीब सी लड़खड़ाहट थी, इसलिए यह समझ में नहीं आया कि कोई जान पहचान वाला है या अजनबी। आखिर विकास ने प्रिया को इशारा किया, जाओ जाकर पापा को जगा लाओ। प्रिया अंदर गई और अपने पिता रमेश जी को जगा कर ले आई। रुदन अभी भी बदस्तूर जारी था। कुछ देर तो रमेश जी भी खड़े खड़े सोचते रहे, पर थोड़ी देर बाद रुदन बंद हो गया। आखिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत शॉल में लिपटी हुई बेहोश पड़ी हुई थी। विकास और रमेश जी एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे। रमेश जी ने हिम्मत करके बाहर आकर उस औरत के चेहरे पर से शॉल हटाया। उसका चेहरा देखते ही वो हैरान रह गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, अरे मीरा। उनके मुंह से मीरा नाम सुनते ही कमला जी और विकास दोनों बाहर की तरफ भागे। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर कमला जी की रुलाई छूट गई। हाय मेरी बच्ची को क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ पर और उसके चेहरे पर ही चोट के निशान कैसे? तब तक विकास ने भी इधर उधर देखते हुए कहा, माँ थोड़ी हिम्मत रखो। क्या घर के बाहर खड़े होकर तमाशा कर रही हो? पहले मीरा को अंदर तो लेकर आओ। अगर किसी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। आखिर विकास और कमला जी मीरा को सहारा देकर घर में लेकर आए। अंदर लाने के बाद उसे सोफे पर बैठाया। तब तक मीरा थोड़ी होश में आ चुकी थी। अपने माता पिता और परिवार को देखकर उसकी रुलाई छूट गई। मैं उस घर को छोड़कर आ गई हूँ माँ। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे माँ, मुझे मार डालेंगे। वो पति नहीं है, शैतान है। वो मुझे जान से मार डालेगा। अपनी माँ से लिपटते हुए वो जोर जोर से रो रही थी। रमेश जी कुछ कहने को हुए तो कमला जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर तक कमला जी उसे चुप कराती रही। जब मीरा चुप हो गई तब कमला जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? आज जमाई जी ने तुझे क्यों मारा? थोड़ी देर पहले जब तू यहाँ से गई थी तब तो खुशी खुशी गई थी, फिर अब क्या हो गया? कमला जी के इस सवाल से मीरा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, माँ आज प्रिया की सगाई में आपने अपनी होने वाली समधन को सोने की बूंदें दी थी। बस यही बात मम्मी जी को चुभ गई, क्योंकि आपने 2 साल पहले मेरी सगाई में उन्हें 5100 रुपये दिए थे। घर जाते ही उन्होंने घर के दरवाजे पर मुझ पर तानों की बौछार कर दी। बोल रही थी कि अब तो बड़ा पैसा आ रहा है तेरी माँ के पास। मुझे तो सस्ते में निपटा दिया था। जब मैंने कहा कि मेरी सगाई के वक्त विकास कमाता नहीं था, अब घर में 2 लोग कमाने वाले हो गए तो अपने अनुसार दे रहे हैं, तब आपके मोहित साहब ने मुझे मारना शुरू कर दिया, ये कहकर कि मैं उनकी माँ से जबान लड़ा रही हूँ। माँ मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। जब मुझे मारकर थक गए तो अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। मैं जैसे तैसे उठकर भाग आई माँ। अब बर्दाश्त नहीं होता माँ। पिछले 2 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। हर बार आपने मुझे समझाकर वापस भेज दिया, पर अब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। ठीक है मेरी बच्ची, मत जाना, कमला जी ने कहा। तभी अचानक से रमेश जी की आवाज़ गूंजी, अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? यहाँ तुम्हारी छोटी बहन की सगाई हो चुकी है।
कुछ दिनों बाद उसकी शादी है, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें तुम्हारी शादी करनी थी, वो हमने कर दी। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है और तुम हो कि लड़ झगड़ करके अपना घर छोड़कर आ गई। अब क्या बैठ करके मैं तुम लोगों के घर के मामलों को ही सुलझाता रहूँगा। अपने पापा की आवाज़ सुनकर मीरा और घबरा गई। इधर कमला जी उन्हें चुप कराने की कोशिश करने लगी। उस पर रमेश जी और भड़कते हुए बोले, समझा लो अपनी लाडली को, अब ये ससुराल की हो चुकी है, इसे ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। अरे अपनी टेक में ये अपनी छोटी बहन का घर बसने से पहले ही तोड़ देगी। मैं बुला रहा हूँ समधन जी और मोहित को, ये कल चुपचाप यहाँ से जाएगी। तुम्हें जितना लाड लड़ाना है रात भर लड़ा लो, समझी तुम, कहकर रमेश जी गुस्से में अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह ही रमेश जी ने मीरा के ससुराल वालों को बुला लिया और उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी के इस तरह से ससुराल से भाग कर आ जाने के लिए माफ़ी मांगी। तब उनकी समधन जी मुंह बनाते हुए बोली, अभी कुछ दिन इसे अपने पास ही रखिए समधी जी, ताकि थोड़ी अकल ठिकाने आ जाए इसकी। कल को उठकर कहीं और भाग गई तो आप हमारा गला पकड़ने आ जाएंगे। उनकी बात सुनकर रमेश जी ने एक नज़र गुस्से में मीरा की तरफ देखा और फिर समधन जी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं नहीं समधन जी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, आपके वादे पर विश्वास कर रही हूँ मैं, पर समधी जी इस बार तो आपने अच्छा नहीं किया। नई समधन के लिए तो आपके पास देने के लिए कानों के सोने के बूंदे आ गए और हमें तो आपने सस्ते में निपटा दिया था। दो बेटियां हैं तो दोनों को बराबरी का देना चाहिए। साथ ही उनके ससुराल वालों को भी समझ रहे हैं ना आप, मैं क्या कहना चाहती हूँ। समधन जी अपनी कुटिलता पर आते हुए बोली। रमेश जी पहले तो झेप गए, फिर उन्होंने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, हाँ हाँ समधन जी, मैं सब समझ रहा हूँ। प्रिया की शादी में मैं आपको विदाईगिरी अच्छे से दे दूंगा और इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बस आप तो मेरी बच्ची को फिर से अपना लीजिए। समधन जी ने अपने बेटे मोहित की तरफ देखा और कुटिलता से मुस्कुराई तो मोहित भी बोला, पापा जी आपने मेरी मम्मी को तो खुश कर दिया, पर मेरा क्या। सुना है इस बार आप अपने नए जवाई को बाइक देने वाले हैं, मुझे तो एक स्कूटर तक नहीं दिया था आपने। मोहित की बात सुनकर कमला जी और विकास के माथे पर पसीना आने लगा कि कहीं रमेश जी बाइक के लिए हाँ न कर दे। एक तो शादी का खर्चा, ऊपर से ये सब। पर तभी रमेश जी बोले, मोहित साहब उस समय हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको बाइक दे पाए। अब आप भी समझिए हमारी मजबूरी, शादी को कुछ दिन ही बाकी है, इतना सब खर्चा कैसे हो पाएगा। उनकी बात सुनकर मोहित ने कहा, फिर अपनी बेटी भी आप अपने पास ही रखिए, प्रिया की शादी के बाद ही डिसाइड करेंगी कि क्या करना है। अरे दामाद जी आप तो नाराज़ हो गए, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। देखिए अभी प्रिया की शादी हो जाने दीजिए, जब हमारा हाथ खुल जाएगा तो फिर कभी देख लेंगे। आप तो मेरे दामाद है, मेरी मजबूरी तो समझिए। रमेश जी ने हाथ जोड़कर कहा। मीरा अपनी नम आँखों से ये सब देख रही थी, अपने स्वाभिमान को तार तार होते देख रही थी। उसके मायके वालों ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फुटबॉल समझ रखा था, जो लात मारकर सिर्फ एक दूसरे के पल्ले में डालने के लिए ललायत बैठे थे। आखिर में समधन जी बोली, देखिए समधी जी, जब तक प्रिया की शादी नहीं हो जाती आप मीरा को यहीं रख लीजिए। प्रिया की शादी के बाद डिसाइड करेंगी कि क्या करना है। बस अब हम चलते हैं, कहकर समधन जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आखिर में रमेश जी इतना ही कह पाए, समधन जी आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा, मैं वादा करता हूँ इस बार आप लोग खुश होकर ही जाएंगे। उनकी इस बात पर बिना प्रतिक्रिया दिए मीरा के ससुराल वाले रवाना हो गए। रमेश जी ने खा जाने वाली नज़रों से मीरा की तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोले, यही संस्कार दिए थे तुझे हमने, अपने ससुराल से रातों रात भाग कर आ गई, हमारी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की तूने। देख तेरे कारण
मुझे इन लोगों के हाथ पैर जोड़ने पड़ रहे हैं। पता नहीं विदाई के नाम पर क्या क्या मांग कर ले जाएंगे ये भूखे लोग। अरे कम से कम हमारे बारे में नहीं तो अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोच लिया होता। अरे आप शांत हो जाइए। अब क्या आप भी इसके पीछे ही पड़ गए? कमला जी ने कहा तो रमेश जी उनके ऊपर चिल्ला पड़े। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। मैं तो कमाने चला जाता था, पीछे से तुमसे अपनी ये लड़की नहीं संभली। रमेश जी का गुस्सा देखकर कमला जी मीरा को उठाकर अपने साथ ही कमरे में ले गई। खैर आस पड़ोस में सबको कह दिया गया कि मीरा अपनी बहन प्रिया की शादी की तैयारियों के लिए आई है और सब इन बातों को छोड़कर प्रिया की शादी की तैयारी में लग गए। लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब रमेश जी ने मीरा को ताना ना मारा हो। 20 दिन बाद प्रिया की शादी का दिन भी आ गया। इसके कुछ दिन पहले भी रमेश जी उसके ससुराल जाकर हाथ पैर जोड़कर उन लोगों को शादी में आने का न्योता देकर आए। पर इन सब के बीच धीरे धीरे मीरा में बदलाव आने लगे थे। अब वो अकेले घर से बाहर भी निकलने लगी थी, पहले से ज़्यादा मुस्कुराने लगी थी। फिर शादी का दिन भी आया और मीरा के ससुराल वाले भी बड़े राजा महाराजाओं जैसी ठसक दिखाते हुए शादी में आए। आते ही सबसे पहले मीरा की सास ने उसे टोक दिया, जी भर गया मायके से या फिर कुछ दिन और रहना है। पर मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। पूरी शादी में दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते रहे और अपनी ठसक दिखाते रहे। पर फिर भी प्रिया की शादी भी अच्छे से हो गई और वह अपने ससुराल रवाना हो गई। अब बात विदाई पर आई। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार रवाना होने लगे। तब मीरा की सास और उसका पति रमेश जी के पास आए। अब हमें भी विदा कीजिए समधी जी, हमें भी हमारे घर जाना है। इससे पहले कि रमेश जी कुछ कहते, मीरा अपने सामान के साथ बाहर आई। न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र, एक सादा सा सूट पहने वह बाहर आई थी। उसके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे। ये देखो आपकी बेटी को कैसे तैयार होकर आई है। कोई देखकर कह सकता है कि ये सुहागन है, समधन जी ने कहा। तब मीरा उनके पास आई और वह पेपर्स मोहित के हाथ में देते हुए बोली, मैं इस आदमी की सुहागन होने से इनकार करती हूँ। मोहित ने पेपर्स खोलकर देखे तो वो तलाक के पेपर्स थे। ये देखकर मोहित गुस्से में मीरा की तरफ देखते हुए बोला, क्या मजाक है ये? तलाक के पेपर्स तैयार करवा लिए तुमने, इसीलिए बुलाया था हमें यहाँ पर। पत्नी हो, पत्नी बनकर ही रहो, वरना तुम्हारी औकात दिखाना भी मुझे आता है। तलाक के पेपर्स का नाम सुनते ही वहाँ खड़े हर इंसान का दिमाग खराब हो गया। समधन जी चिल्लाते हुए बोली, देख लिया अपनी बेटी को, इसीलिए मार खाती है। मार खाने का काम तो खुद करती है ये। बदनाम मेरा बेटा हो जाता है। मीरा क्या हरकत है ये? तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है क्या? किससे पूछकर तूने ये सब किया? रमेश जी मीरा को डांटते हुए बोले, कौन सी इज्जत पापा, और किससे पूछना है मुझे? किसे फर्क पड़ता है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं? मार मुझे पड़ती है, दर्द मुझे होता है। मेरे शरीर पर अभी भी घाव के निशान हैं। किसी को फर्क पड़ा नहीं ना, इसलिए अपने बारे में मुझे खुद ही सोचना पड़ेगा। और मैंने सोच लिया है, मुझे इस रिश्ते से निजात चाहिए। अब मुझ में और मार खाने की हिम्मत नहीं है। तूने तलाक लिया तो मैं तुझे इस घर में, मैं आपके घर में रहूंगी भी नहीं। क्योंकि अगर आपको साथ देना होता तो जब पहली बार मुझे इन्होंने बुरी तरह मारकर यहाँ भेजा था तभी साथ दे चुके होते। 2 साल से बर्दाश्त नहीं कर रहे होते और हर बार समझा कर मुझे वहाँ नहीं भेजते। पढ़ी लिखी हूँ, मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया है। आपको मेरे लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं। रमेश जी की बात को काटते हुए मीरा ने कहा। फिर उसके बाद मोहित की तरफ पलटते हुए बोली, और आप लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं मिलने वाला आपको यहाँ से। जब उनकी बेटी ही आपके घर की बहू नहीं रही तो आपको क्या विदाई गिरी मिलेगी? अब तो कोर्ट में ही मिलिएगा। कहते हुए मीरा अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गई। सबसे पहले उसने
अपनी सहेली के घर में शरण ली और अपने ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का केस दायर किया। उसके शरीर पर पड़े निशान और आस पड़ोस के लोगों की गवाही के आधार पर ये इल्जाम उसके ससुराल वालों पर साबित भी हो गया, जिससे उसे तलाक भी आसानी से मिल गया। साथ ही गुजारा भत्ता भी। इस दौरान रमेश जी उसे लेने 2 बार आए भी, लेकिन उसने मायके जाने से साफ इनकार कर दिया। आज वह एक एमएनसी में जॉब कर रही है और अपने पैरों पर खड़ी है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।